एपिसोड 45। देर रात को सरला देवी दबे पांव प्रीति के घर की ओर बढ़ रही थी। मेन गेट खुला था और एक कमरे से रोशनी आ रही थी। चोरों की तरह सरला देवी धीरे से गेट खोलकर अंदर आ गई। उन्होंने जोर से आवाज भी दी, हेलो, कोई है? पर कोई जवाब नहीं आया। अब अचानक से कमरे से आती लाइट भी बंद हो गई। पूरा घर गुप्त अंधेरे में डूब गया। सरला देवी घबराकर सोचने लगी, अब क्या करूं? कहां जाऊं? इन्होंने तो लाइट ही बंद कर दी। सरला देवी को अंधेरे में टटोलते हुए एक दरवाजा मिला जो खुला हुआ था। वो दरवाजे से अंदर चली गई। खिड़की से आती चांद की धीमी धीमी रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरा काफी छोटा था। दरअसल सरला देवी भटकते हुए आयुषी के कमरे में आ गई थी। उन्होंने कमरे में कूलर देखा और खुश हो गई। उन्होंने मन ही मन कहा, आधी रात हो ही गई है, सुबह सूरज निकलने से पहले ही चली जाऊंगी। कम से कम आज इस कूलर की हवा में रात बिता लूं। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और कूलर चला दिया। ठंडी हवा के झोंके से कमरा भर गया। सरला देवी इस तरह बिस्तर पर पड़ गई मानो वो उन्हीं का कमरा हो। उन्होंने बेड पर रखा चादर उठाया और उसे खुद पर लपेट लिया। अपना सर नरम तकिए पर रखते हुए बोली, जो भी यहाँ रहता है उसकी पसंद एकदम कमाल की है। सब बेस्ट क्वालिटी की चीजें हैं। इतने दिनों में उस सड़े से बिस्तर पर सोकर मेरी कमर अकड़ गई है। आज चैन की नींद सोऊंगी। ये कहते हुए सरला देवी ने अपनी आंखें मूंद ली और ये सोचकर गहरी नींद में सो गई कि सूरज उगने से पहले उठ जाऊंगी। पर उसे क्या पता कल का सूरज उसकी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आने वाला था। ठीक उसी समय प्रीति पानी पीने के लिए उठी और देखा कि साइड टेबल पर पानी का जग नहीं है। उसने अपने बगल में आयुषी को देखा जो गहरी नींद सो रही थी। प्रीति नहीं चाहती थी कि वो आयुषी को उठाए। प्रीति बिना आवाज किए चुपचाप उठकर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए कमरे के बाहर निकली। प्रीति की नींद टूट गई थी। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। पानी पीने के बाद उसका मन किया कि वो थोड़ी देर खुले में बैठे। पानी का ग्लास लेकर वो छत की तरफ बढ़ी और तभी उसके हाथों से पानी का ग्लास अचानक गिर गया। अभिमन्यु जो छत पर ही सो रहा था, ग्लास गिरने की आवाज से उठा और फौरन उसने दूसरी छत पर जाके नीचे झांक कर देखा तो प्रीति सीढ़ी पर ग्लास को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु ने फौरन हल्की आवाज में चिल्लाकर कहा, प्रीति, संभल कर। प्रीति अभिमन्यु की आवाज सुनकर चौंक गई। तब तक अभिमन्यु वहां आ चुका था। उसने प्रीति को संभालते हुए कहा, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। प्रीति ने पहले थोड़ा ना नुकुर किया, लेकिन फिर न जाने वो कैसे उसके साथ जाने के लिए मान गई। अभिमन्यु प्रीति को छत पर ले गया। अब दोनों वहां बैठे थे। दूसरी छत पर दीनदयाल चारपाई पर खर्राटे मारकर सो रहा था। अभिमन्यु ने पूछा, इतनी रात में तुम क्या कर रही थी, वो भी सीढ़ियों पर? अगर गिर जाती तो? प्रीति ने कहा, पानी पीने आई थी, ठंडी हवा लगी तो सोचा छत पर थोड़ी देर बैठ लूं। वैसे भी रूम में दीवारों को देख देख कर बोरियत हो जाती है। स्कूल से आने के बाद आयुषी मुझे कुछ नहीं करने देती। प्रीति की बात बीच में ही काटते हुए अभिमन्यु बोला, ठीक करती है आयुषी, थैंक गॉड मैं यहीं था। इस हालत में तुम सीढ़ी चढ़ना सोच भी कैसे सकती हो? प्रीति ने उसे घूरते हुए कहा, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अभिमन्यु ने ताना मारते हुए कहा, हाँ, देख रहा हूँ
कितना ख्याल रख सकती हो तुम अपना। प्रीति ने कुछ नहीं कहा और दूर एक दिशा में देखने लगी। अभिमन्यु भी दूर कुछ देखने लगा और उसे वो मनहूस बरगद का पेड़ दिखाई दिया। अभिमन्यु ने प्रीति से पूछा, एक बात बताओ? प्रीति ने फौरन कहा, कुछ उल्टा सीधा पूछा तो चली जाऊंगी। अभिमन्यु ने कहा, अरे बाबा, मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, उसके बारे में। अभिमन्यु ने मनहूस बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया। प्रीति ने पेड़ को देखा और कहा, क्या जानना चाहते हो? अभिमन्यु ने कहा, उस बरगद के पेड़ की कहानी या राज क्या है, कुछ जानती हो? प्रीति ने अपने कंधे झटकते हुए कहा, राम जाने इस पेड़ की सच्चाई क्या है। गांव वालों के हिसाब से इस पेड़ में लायन का घर है। अभिमन्यु फौरन कहता है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। प्रीति ने कहा, जानती हूँ, लेकिन गांव वालों के लिए नहीं। वो सब तो इस पेड़ के बारे में कुछ भी बोलने से इतना घबराते हैं, उन्हें लगता है कि अगर कुछ भी बोल दिया तो वो सच हो जाएगा। अभिमन्यु ने कहा, लेकिन कोई तो होगा इस गांव में जो इस पेड़ की सच्चाई बता सके। प्रीति सोच में पड़ गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, शायद पंचायत दफ्तर से तुम्हें कुछ पता चलेगा। अभिमन्यु चौंक गया और बोला, पंचायत दफ्तर? प्रीति ने समझाया कि जो लोग यहाँ गांव में रहते हैं वो तो कभी मुंह नहीं खोलेंगे, मगर जो लोग गांव छोड़ के चले गए हैं शायद वो कुछ बता पाए। पंचायत दफ्तर में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि कितने लोगों ने चुनाव में मतदान किए और कितने लोग गांव छोड़कर चले गए। शायद उनमें से कोई ऐसा इंसान जो उस वक्त जब ये पेड़ बांधा गया था तब मौजूद रहा हो। अभिमन्यु को प्रीति का आइडिया सही लगा और उसने तय किया कि वो पंचायत ऑफिस जाकर पता लगाएगा। अभिमन्यु ने खुशी के मारे अपना हाथ प्रीति के कंधे पर रख कर कहा, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। प्रीति ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु को पता चल गया था कि उसे बहुत नींद आ रही है। अभिमन्यु ने कहा, चलो मैडम, आपको नीचे छोड़ दूं। रात के 2:30 बज रहे हैं और तुम्हारी आंखें भी दिखनी बंद हो गई है। प्रीति ने इस बात पर अभिमन्यु के कंधे पर तपली मारी और उठ गई। अभिमन्यु ने हंसते हुए उसे नीचे तक छोड़ा और ऊपर आकर सो गया। प्रीति अपने कमरे में आकर जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसकी नींद उड़ गई और उसका मन अभिमन्यु की ओर चला गया। उसे वो पल याद आ रहा था कि कैसे अभिमन्यु ने उसे कंधों से पकड़ा। एक बार फिर प्रीति उसकी यादों में खो गई। आयुषी जगी हुई थी और उसने देख लिया था कि प्रीति कहीं गई थी। उसने प्रीति का चेहरा देखा और उस पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है। आयुषी ने चिढ़ते हुए कहा, सपने देखना बंद कीजिए जीजी, आपको दर्द के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला। ये कह आयुषी करवट बदलकर सो गई। प्रीति के होश उड़ गए और उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। बिना कुछ बोले प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली। छत पर अभिमन्यु की आंखें खुली थी और वो भी प्रीति के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आएगा जो उसके आने वाले कल को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अगली सुबह करीब 7 बजे प्रीति आधी नींद में डगमगाते हुए बाथरूम की तरफ जा रही थी। उसके पास बिस्तर पर सो रही आयुषी को प्रीति ने आवाज देकर उठाया, आयुषी उठ जा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। प्रीति बाथरूम के अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। आयुषी ने नींद से जागते हुए अपनी आंखें मली। उसने देखा 7 बज रहे थे। वो जल्दी से उठकर प्रीति के कमरे से चली गई। अपने कमरे के बाहर जाकर उसे पता चला दरवाजा अंदर से बंद था। नींद से उठकर आई आयुषी समझ नहीं पा रही थी
कि आखिर उसका दरवाजा बंद कैसे हुआ। दरवाजे के लॉक पर चाबी बाहर ही लटक रही थी। चाबी घुमाकर आयुषी ने दरवाजा खोला और अंदर गई। जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर गई, वो वहीं जम गई। उसे सामने बेड पर कोई चादर में लिपटा सोता दिखाई दिया। चादर में ढका वो शख्स काफी बड़ा लग रहा था। आयुषी असमंजस में पड़ सोच रही थी, कौन हो सकता है ये, और मेरे कमरे तक कैसे आ गया। आयुषी दौड़ते हुए प्रीति के कमरे में गई। प्रीति अब भी बाथरूम में ही थी। आयुषी जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा ठोकते हुए चिल्लाई, जीजी, जीजी, जल्दी बाहर आइए, मेरे कमरे में कोई है। जीजी। दरवाजा खुला और प्रीति सर पर तौलिया लपेटे बाहर आई। उसने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। आयुषी बोली, जल्दी चलो जीजी, मेरे कमरे में कोई है। प्रीति ये सुनकर चौंक गई और अपनी बैसाखी के सहारे तेजी से कमरे के बाहर चल दी। हालांकि उसके पैर में जबरदस्त दर्द हो रहा था, पर आयुषी की घबराहट के आगे उसे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। आयुषी की मदद से प्रीति कमरे में आई और देखा सचमुच बेड पर कोई सो रहा था। प्रीति ने आयुषी को खामोश रहकर पीछे हटने का इशारा किया। फिर वो बेड की तरफ गई और एक बैसाखी टेक कर दूसरी से बिस्तर पर चद्दर तान कर सो रही सरला देवी को बुरी तरह चोर चोर चिल्लाकर मारने लगी। चोर चोर! जैसे ही बैसाखी सरला जी को लगी, तिनमिनाकर चीखते हुए सरला देवी चादर फेंक बेड पर ही खड़ी हो गई। अरे मार डाला, मुझे मार डाला इन कमबख्तों ने। अरे मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ। जानी पहचानी आवाज सुनकर प्रीति के होश उड़ गए। सरला देवी ने अपने चेहरे से बाल हटाए और प्रीति को देखा। दोनों के चेहरे पर खौफ छा गया था। सरला देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रीति उसके सामने खड़ी थी। प्रीति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना सरला देवी से होगा, वो भी उसके अपने घर में। आखिर अब क्या नया बखेड़ा खड़ा करेगी सरला देवी? कैसे संभालेगा अभिमन्यु इस भूचाल को? क्या प्रीति और अभिमन्यु के बीच फिर आ जाएगी दूरी? जानने के लिए सुनते रहिए चकिया की डायन का अगला एपिसोड।